गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। देखो, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन जो है उसे यदि हम सही तरीके से समझ जाएंगे तो इसके आगे आने वाले जो चैप्टर होंगे वो हमें समझने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन जो है वो बायोलॉजी के एक बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले हम बायोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, यानी जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है। देखो, जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम जीव के रचना व परिक्रम का अध्ययन करते हैं। यानी जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम जीव की रचना मीन्स फॉर्मेशन, निर्माण व परिक्रम यानी जीव के अंदर होने वाले जो कार्य होते हैं या जीव के द्वारा किए जाने वाले कार्य जो होते हैं उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के रचना व परिक्रम का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये क्या हो गया, बायोलॉजी डेफिनेशन हो गया। इसके अलावा जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की संरचना, कार्य, वृद्धि, वर्गीकरण व नामकरण का अध्ययन भी किया जाता है। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के निर्माण व परिक्रम के अलावा जीवों की संरचना, कार्य, वर्गीकरण, वर्गीकी व नामकरण का अध्ययन भी किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के कार्य, संरचना, वर्गीकी, वितरण व नामकरण का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या हो गया, बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गया। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक हम लेते हैं वो लेते हैं बायोलॉजी वर्ड या जीव विज्ञान शब्द। ये जीव विज्ञान शब्द जो है उसका निर्माण किससे होता है। तो बायोलॉजी वर्ड जो है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो ग्रीक लैंग्वेज के बायोस प्लस लोजिया, दो वर्ड है बायोस प्लस लोजिया से मिलकर क्या होता है, बायोलॉजी वर्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो दोनों वर्ड हैं कौन से लैंग्वेज के हैं, ग्रीक लैंग्वेज के हैं। बायोस प्लस लोजिया से क्या होता है, बायोलॉजी का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं बायोलॉजी जो है इस वर्ड का जो यूज है, यानी फर्स्ट टाइम जो यूज है वो कौन से साइंटिस्ट ने किया था। तो बायोलॉजी वर्ड का यूज जो है वो 1736 में कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। 1736 में बायोलॉजी वर्ड जो है उसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग अपने एक्सपेरिमेंट बिब्लियोथिका बॉटनिका में किया था। यानी बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहला जो यूज है वो कैरोलस लीनियस ने किया और उनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था बिब्लियोथिका बॉटनिका। उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी वर्ड का क्या किया था, यूज किया था। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तीसरा टॉपिक क्या लेते हैं, माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप जो है इसकी डिस्कवरी 1673 में एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, इनके द्वारा की गई। 1673 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में इन्फ्लुएंजा वायरस, अमीबा, फंगी एंड अन्य जो माइक्रोबेसिस हैं उनकी स्टडी जो है वो इजी होगी।
यानी माइक्रोवेव्स क्या कर, ये जो अपने माइक्रोस्कोप क्या करता है कि छोटे छोटे माइक्रोवेव्स जो होते हैं उनको बड़ा दिखाने का काम करता है। यानी सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो माइक्रोस्कोप होता है। यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनको बड़ा करके देखा जाता है, और उसके यानी इसी के कारण से क्या हुआ कि जीव विज्ञान में एक उत्कृष्ट वृद्धि हुई, क्योंकि इसके द्वारा जो छोटे छोटे जीव हैं उनको बड़ा करके देख लिया जाता और उनकी स्टडी कर ली जाती। यानी जो छोटे छोटे जीव हैं उनकी लाइफस्टाइल की स्टडी जो है वो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही की गई थी। इसलिए माइक्रोस्कोप के आने के बाद में क्या हुआ कि बायोलॉजी जो विषय है उसके अंदर क्या हुआ, अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद में माइक्रोस्कोप के बाद में अपन चौथा जो पॉइंट लेते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बायोलॉजी, यानी आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान। यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन बायोलॉजी यानी आज के दिन जो क्लासिफिकेशन जो चल रहा है, जो वर्गीकरण चल रहा है, जो जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है, वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बायोलॉजी जो है उसका जनक जो है वो कौन है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है उसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस जो है इनके क्या है कि बहुत सारे मतलब योगदान है किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जिनकी वजह से इन्हें क्या कह दिया जाता है, ये जो अपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन बायोलॉजी जो होता है इनका जनक कह दिया जाता है। इनके द्वारा जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम एंड बेसिक बुक ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, बेसिक टैक्सोनॉमी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड जेनरा प्लांटेरम एंड स्पीसीज प्लांटेरम, 3 बुक जो है उनको क्या किया गया, लिखा गया। इन बुक्स के अंदर इन्होंने 4300 प्लस 700 यानी 4300 तो एनिमल्स एंड 700 प्लांट्स के बारे में बताया गया। यानी इन तीनों बुक्स के अंदर कैरोलस लीनियस ने लगभग 12,000 लिविंग बीइंग के बारे में क्या किया, बताया मॉडर्न क्लासिफिकेशन थ्योरी में। और जो आज के दिन जो वर्गीकरण किया जाता है जीवों का, उसका जनक भी किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इसके अलावा इनके 2 और बहुत बड़े योगदान है जीव विज्ञान के क्षेत्र में। फर्स्ट योगदान है कि इन्होंने द्विजगत नामकरण पद्धति बाइनोमियल नोमेनकल्चर, यानी जो जीव होते हैं उनके नामकरण के लिए अलग अलग पद्धतियां दी गई हैं, जिसके अंदर एक द्वि नाम पद्धति होती है। उसका सबसे पहले यानी उसकी खोज जो है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था। इसके द्वारा जीव जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। दूसरा सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, लैंगिक वर्गीकरण के बारे में भी सर्वप्रथम किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन बायोलॉजी जो है उसका जनक कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने 3 बुक्स लिखी, जेनरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम एंड बेसिक टैक्सोनॉमी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, 3 बुक्स लिखी। इनके अंदर 4300 एनिमल्स एंड 700 प्लांट्स के बारे में बताया। लगभग 12,000 लिविंग बीइंग के बारे में इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर बताया था। और इसके अलावा इनके जो 2 महत्वपूर्ण योगदान है जीव विज्ञान के क्षेत्र में वो है द्विजगत नामकरण पद्धति एंड
बायनोमियल, ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। इसके अलावा दूसरा जो है वो है सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, लैंगिक वर्गीकरण है। ये दोनों के दोनों इनके जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े क्या है, योगदान है। इसके बाद में बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की देखो, बायोलॉजी का विकास जो है वो धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता गया। लेकिन 19वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में इसका जो विकास है बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि सेल थ्योरी आ गया, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी आ गया, उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ थ्योरी आ गया, उसके बाद में सेल थ्योरी जो है उसके बारे में 1828 में दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। इन दोनों साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया, सेल थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जीव जो होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। इसको क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का जीवन यापन करना क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी सेल के बिना, कोशिका के बिना कोई भी जीव स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकता। तो इन्होंने इस बेस पे सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 3 चीजें बताई कि कोई भी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, किसी भी जीव की आधारभूत इकाई होती है। यानी कोशिका से ही जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि किसी जीव की एक कोशिका के अंदर उस जीव में पाए जाने वाले सभी के सभी लक्षण क्या होते हैं, निहित होते हैं। यानी किसी भी जीव की यदि हम एक कोशिका को निकाल लेते हैं तो उस एक कोशिका में उस जीव के सारे लक्षण क्या होते हैं, निहित होते हैं। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि कोशिका जो होती है उसका निर्माण जो होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। यानी कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। जैसे एक मानव का निर्माण किससे होता है, पहले पाए जाने वाले मानव होते हैं उनसे होता है। वैसे एक कोशिका का निर्माण पहले जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन से क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद में आता है डेवलपमेंट थ्योरी, सहसंजन विकासवाद का सिद्धांत। देखो सहसंजन विकासवाद का सिद्धांत जो है वो 1855 के लगभग एक साइंटिस्ट थे जेबी लामार्क नाम करके, उन्होंने दिया था। डेवलपमेंट थ्योरी जो है, सहसंजन विकासवाद का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया जेबी लेमार्क ने। जेबी लेमार्क का मानना था कि कोई भी जीव जो होता है उसका कोई भी अंग जितना ज्यादा कार्य करेगा वो अंग उतना ही मजबूत होगा। इसके अलावा उनका मानना था कि वो अंग मजबूत होने के बाद में वो ही अंग जो उसकी आगे की पीढ़ी होंगी उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। यानी किसी भी जीव के द्वारा अर्जित किया गया लक्षण जो है वो उसकी आगे की पीढ़ी में भी क्या होगा, वंशानुगत होगा। ये किसका मानना था, जेबी लेमार्क का मानना था, सहसंजन विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार मानना था। लेकिन इस सिद्धांत को नकारते हुए, इस सिद्धांत को नकारते हुए क्या आया, सिलेक्शन थ्योरी है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। इसको नकारते हुए चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1858 में क्या दिया, सिलेक्शन थ्योरी दिया। सिलेक्शन थ्योरी दिया। इनका मानना था कि प्रकृति सिर्फ और सिर्फ उसी लक्षण का चयन करता है जो प्रकृति के अनुकूल होता है। जो प्रकृति है उसको क्या समझती है, उस जीव के अनुकूल समझती है, अपने अनुकूल समझती है। बाकी प्रकृति के प्रतिकूल लक्षण जो होता है उसको प्रकृति क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था 1858 में, और इस सिद्धांत को क्या मिला, बहुत ही जगह सराहना मिली। यानी इस सिद्धांत क्या होता है, जीवों के ऊपर लागू भी होता है। यानी चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या रहा था, सफल रहा था।
और जो सहसंदन विकासवाद का सिद्धांत जो है वो क्या रहा था, असफल रहा था। इसके बाद में सिलेक्शन थ्योरी के बाद में जेनेटिकली रूल्स की यदि अपन बात करें तो देखो जोहन ग्रेगर मेंडल जो हैं उन्होंने 1865 में क्या किया कि मटर का जो पौधा होता है उसके ऊपर क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए, यानी संकरण के प्रयोग किए उसके ऊपर, और संकरण के प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या दे दिए, जेनेटिकली रूल्स दे दिए। इसकी वजह से भी बायोलॉजी जो है उसके अंदर क्या हुई, बहुत ही प्रगति हुई। जीव विज्ञान जो विषय है उसके अंदर और भी बहुत से क्या जुड़ गए, मैटेरियल जुड़ गए अध्ययन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आर्टिफिशियल क्लोरोफिल, आर्टिफिशियल क्लोरोफिल, देखो आर्टिफिशियल क्लोरोफिल जो है उसका भी क्या हो गया, फिर धीरे धीरे कृत्रिम पर्णहरित बनाने लग गए। क्या हो गया, जीव विज्ञान में साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया जाने लग गया, आर्टिफिशियल क्लोरोफिल को क्या किया जाने लग गया, बनाया जाने लग गया। यानी पर्णहरित जो है यदि किसी पौधे में नहीं बनते हैं तो उनमें क्या किया जाने लग गया कि कृत्रिम रूप से पर्णहरित बना के उन पौधों के अंदर क्या कर दिया जाता, पर्णहरित को इंजेक्ट कर दिया जाता, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाने लग गया, उसी टाइम पे क्लोन बनाए जाने लग गए। यानी 1868 में क्या किया कि क्लोन बनाए जाने, सॉरी 1968 में ट्रांसप्लांटेशन का यूज करके क्या किया जाने लग गया, मेंढक का एक क्लोन बना दिया गया। किसका, मेंढक का एक क्लोन बना दिया जो कि कशेरुक जो होते हैं या वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनका सबसे पहला क्लोन था। क्या था, उनका सबसे पहला क्लोन था। इसके बाद में हम एक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं आज, वो है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ इट्स डिपार्टमेंट, कि जीव विज्ञान जो होता है, बायोलॉजी जो होता है, उसका जनक कौन होता है। तो देखो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु नाम के जो वैज्ञानिक हैं उनका जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है, इसलिए अरस्तु को सम्मान देने के लिए इन्हें क्या माना जाता है, जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इसी के साथ में जीव विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। उसके बाद में जीव विज्ञान जो होता है उसको मोस्टली कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटेनी। जूलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी मीन्स होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी जंतुओं का जो अध्ययन होता है वो जूलॉजी में किया जाता है, जंतु विज्ञान में किया जाता है। प्लांट्स या पौधों की जो अध्ययन किया जाता है वो बॉटनी में किया जाता है। इसी के साथ में जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो वो होता है अरस्तु एंड पादप विज्ञान के जनक की बात करें तो वो अरस्तु का ही एक शिष्य है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को क्या माना जाता है, पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्टस के भी जो बॉटनी है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। थियोफ्रेस्टस के द्वारा दो बुक्स का क्या किया, दो बुक्स को लिखा गया। एक बुक्स है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड सेकेंड बुक है द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। इन्होंने इन दोनों बुक्स में 480 प्लांट्स के बारे में बताया
जिनको स्टूडेंट पढ़ के 480 पौधों के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो देखिए आज हमने इस क्लास में बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर फर्स्ट की बात की। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बायोलॉजी डेफिनेशन को पढ़ा, उसके बाद बायोलॉजी वर्ड के बारे में पढ़ा। बायोलॉजी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर जीवों के रचना व परिक्रमों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी वर्ड में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी शब्द जो है देखिए हमने बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर फर्स्ट में आज बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, बायोलॉजी के वर्ड के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि बायोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द बायोस प्लस लोजिया से मिलकर बनता है, और बायोस और लोजिया मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, बायोलॉजी वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ ही बायोलॉजी वर्ड जो उसका सबसे पहले जो यूज है वो किसने किया था, कार्लस लिनियस ने अपना एक्सपेरिमेंट बिब्लियोथेका बॉटनिका के अंदर 1736 में किया था। उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने बताया, और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में जीव विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, क्योंकि माइक्रोस्कोप के द्वारा स्पोरोजोआ जो होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है, स्पोरोजोएट्स जो होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, एंड जो अन्य माइक्रोबेसिस जो होते हैं उनके बारे में क्या हुई, स्टडी हुई। इसके साथ ही जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद भी जो जीव विज्ञान के क्षेत्र उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन बायोलॉजी जो है उसका जनक जो है वो कार्लस लिनियस को माना जाता है। इसके अलावा सेल थ्योरी जो स्वानस लाइडेन ने दी, इसके अंदर कोशिका से संबंधित जो भी सिद्धांत है उनके बारे में बताया गया। डेवलपमेंट थ्योरी विकास या संसंजन विकासवाद का सिद्धांत जो जेवी लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया, इनके अनुसार कि जो अंग जितना ज्यादा कार्य करता है वह उतना ही क्या हो जाता है, अधिक मजबूत हो जाते हैं। डेवलपमेंट थ्योरी को नकारते हुए सिलेक्शन थ्योरी के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया 1858 में। इन्होंने इसको नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत होता है इसके अनुसार जो प्रकृति के अनुकूल होता है वो लक्षण प्रकृति आगे की पीढ़ी में वंशानुगत कर देती है, और जो उसके प्रतिकूल होता है वो लक्षण क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जेनेटिकल रूल्स भी जोहन ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए दी। आर्टिफिशियल क्लोरोफिल कृत्रिम पर्णहरित का भी क्या हो गया, वुडवर्ड नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कर दिया, क्लोरोफिल आर्टिफिशियल क्लोरोफिल क्या कर दिया, बना दिया। इसके साथ ही क्लोन का क्या हो गया, क्लोन भी आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाने लग गया। यानी सबसे पहले कशेरुकधारियों का जो क्लोन है, मेंढक का क्लोन है, वो इसी 19वीं शताब्दी के अंतर्गत बनाया गया था। इसके साथ ही बायोलॉजी जो है उसके फादर जो है वो अरस्तु हैं। बायोलॉजी के दो डिपार्टमेंट मोस्टली, जियोलॉजी एंड बॉटनी। जियोलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं, एंड जो बॉटनी है उसके फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस है। क्योंकि थियोफ्रेस्टस का प्लांट्स की जो भी स्टडी की जो ब्रांच है बॉटनी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने 2 बुक्स लिखी, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। इनके अंदर इन्होंने 480 पौधों के बारे में बताया, जो कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ के उनके बारे में आसानी से क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो भी मटेरियल है इस टॉपिक का वो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।